हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं नवंबर 20 के रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कैपिटल बजटिंग के ऊपर बेस्ड है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आएगा अगर आएगा तो। और मेरे को लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझ लेना चाहिए। पढ़ेंगे कैसे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट है। हर पॉइंट को पढ़ने के समय मैं उसका मतलब भी समझाऊंगा और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं एडवांस में आपको बता दूंगा। तकरीबन आधा घंटा मेरे को कंसेप्ट नोट्स लिखवाने में लग जाएगा और उसके बाद मैं आपको आखिरी के 15-20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान से सीखिएगा क्वेश्चन को। आइए, ये है क्वेश्चन आपके सामने। A large profit making company is considering the installation of a machine to process the waste produced by one of its existing manufacturing process to be converted into marketable product। भाइयों, ये पूरी लाइन कोई ज़्यादा यूज़ की नहीं है, यूजलेस लाइन है। बस आप इतना जान लीजिए कि एक कंपनी है जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को ना अभी किसी से हटवाती थी, डिस्पोज ऑफ कराती थी। अब एक मशीन कंपनी इंस्टॉल करना चाहती है और मशीन अब वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का काम कर देगी। तो पहले पॉइंट का मतलब है कंपनी वांट्स टू इंस्टॉल अ मशीन विच विल डिस्पोज ऑफ वेस्ट। ये फर्स्ट पॉइंट। और साथ में लिखना प्रेजेंटली द कंपनी डज इट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। अभी जब तक मशीन नहीं लगी हुई थी तब तक ये काम कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्टर से कराती थी। ये फर्स्ट लाइन का मतलब है। आइए आगे पढ़ेंगे। ये वही लाइन लिखी हुई है। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन पेमेंट बाय कंपनी फॉर 150 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि अभी तक कंपनी ये काम कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके रखी थी और कॉन्ट्रैक्टर 150 लाख रुपए पर एनम लेता है। तो भाइयों, एक बात याद रखिए, मैं आगे भी लिखवा दूंगा। नाउ कंपनी विल सेव, मैं आगे भी लिखवा दूंगा, अभी अपने क्वेश्चन के बाजू में कहीं मत लिखना। नाउ कंपनी विल सेव 150 लाख पर एनम। और आपको याद होगा, जो चीज सेविंग होती है उसको इनफ्लो मानेंगे और ये एक टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। टैक्सेबल इनकम मैं आगे सब लिखवा दूंगा। जैसे सेल्स को टैक्सेबल इनकम मानते हैं, वैसे 150 लाख के खर्चे की सेविंग्स को भी एक इनफ्लो मानेंगे। ये ट्रीटमेंट है, मैं लिखवा दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन of the aforesaid machine on payment of compensation of 90 lakh rupees before the processing operation starts. This compensation is not allowed as deduction for tax purpose। ये लाइन का मतलब बता रहा हूँ भाइयों। जिस कॉन्ट्रैक्टर को अपन हर साल 150 लाख रुपए देते थे कचरा हटाने का, उसको अचानक बोलेंगे कि आप अब अगले साल से हमारे ये काम मत कीजिएगा, तो वो बोलेगा कि आपने मेरे को 4 साल के लिए अपॉइंट किया था और कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ने का आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। इस प्रकार हमको 90 लाख रुपीस का कंपेंसेशन देना पड़ेगा उनको, 90 लाख रुपीस का। और ये कब पे करना पड़ेगा? देखो, बिफोर ऑपरेशन स्टार्ट्स, ये लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब 90 लाख आउटफ्लो रहेगा जीरो पीरियड में, इन जीरो पीरियड, इन जीरो पीरियड। ओके, ये एक अलग आउटफ्लो और ये टैक्स पर्पस के लिए अलाउड नहीं है। इसका मतलब आप इसको बस 90 लाख के कंपेंसेशन का कोई टैक्स ट्रीटमेंट मत सोच। तो अभी तक जो बातें निकल के आई है उसका आपको ट्रीटमेंट लिखवा देता हूं, देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, कंपनी
will save 150 lakhs per annum, full stop. This will be treated as annual inflow, just like sales. This inflow is taxable also. ये 150 लाख का ट्रीटमेंट लिखवा दिया मैंने आपको, बस सेल्स के जैसा मानना है, आप ये मान लीजिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी विल पे 90 लाख कंपेंसेशन एट स्टार्ट। इसका ट्रीटमेंट ऐसा मानिएगा, इट इज रैंडम कैश फ्लो। मेरी लैंग्वेज में कुछ कैश फ्लो जो हर साल होते हैं उसको एनुअल कैश फ्लो बोलते हैं, और जो हर साल नहीं होते उसको रैंडम कैश फ्लो बोलते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ असेट या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसा उसका ट्रीटमेंट करते थे वैसा ट्रीटमेंट करना, और टैक्स के बारे में मत सोचना इसके बारे में। फर्स्ट पैराग्राफ हमने कवर कर ली क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। आइए, ये फाइल बार बार बंद हो जाती है, डोंट माइंड, खुल भी जल्दी जाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, इसका ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से समझाऊंगा, आपके लिए बहुत नया क्वेश्चन है ये। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लैक्स। मतलब हम कचरा हटाने की जो मशीन खरीदने की सोच रहे हैं उसकी कॉस्ट 600 लाख रुपए रहने वाली है, बट इट विल बी फाइनेंस्ड बाय अ लोन रीपेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 1। मतलब कंपनी एक लोन लेगी 600 लाख रुपए का, और उसका रीपेमेंट कंपनी को हर साल के आखिरी में करना है, 4 साल तक, मतलब ईयर 1 के लास्ट में, ईयर 2 के लास्ट में, ईयर 3 के लास्ट में और ईयर 4 के लास्ट में। भाइयों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मशीन की कॉस्ट 600 लाख है, तो आपके मन में क्या आया होगा कि ये 0 पीरियड का आउटफ्लो है। आपकी गलती नहीं, आप सही सोच रहे थे, बट जब कोई कंपनी मशीन की कॉस्ट को फाइनेंस कराती है तो आपको यह सोचना चाहिए कि 600 लाख तो हमको देना पड़ेगा मशीन वाले को, बट हम 600 लाख का बैंक लोन भी तो ले लेंगे, तो 600 लाख का बैंक लोन विल बिकम 0 पीरियड का इनफ्लो, एंड दैट 600 लाख विल गो टू द मशीन सप्लायर, दैट विल बिकम आउटफ्लो। तो दोनों बातें नलीफाई हो जाएगी। हम लोग आज तक कैसे क्वेश्चन सीखते थे कि मशीन कंपनी अपने पैसों से खरीदती थी तो वो 0 पीरियड का आउटफ्लो होता था, बट अगर कोई कंपनी मशीन को खरीदने के लिए लोन ले लेगी तो लोन भी तो इनफ्लो बनेगा, उसके बाद पेमेंट आउटफ्लो बनेगा, इसलिए वो नलीफाई हो जाएगा। 0 पीरियड में 600 लाख का आउटफ्लो नहीं होगा, बल्कि जब जब अब लोन का रीपेमेंट होगा वो आउटफ्लो बनेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा भी दूंगा, फिक्र मत कीजिएगा। द इंटरेस्ट rate is 14% per annum. At the end of 4th year, the machine can be sold for 60 lakhs and the cost of dismantling and removal will be 45 lakh. भाइयों मैं इस पॉइंट को 2 मिनट बाद डील करूंगा, ये जो एट द एंड ऑफ 4 ईयर की बात है। पहले 600 लाख वाला और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट सिखा देता हूं आपको। आइए, ₹600 lakh is cost of machine which will be financed by loan. So there will be no cash flow from company point of view on net basis। 600 लाख बैंक से मिले, 600 लाख सप्लायर को दे दिए, तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कैश फ्लो नहीं हुआ। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बट रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल विल बी, स्पेलिंग शायद गलत लिखी है मैंने, प्रिंसिपल विल बी आउटफ्लो
फॉर कंपनी, वो कैसे होगा? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। ये सब वर्किंग नोट्स लिखवा रहा हूं मैं आपके समझने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर बाद में लिखाऊंगा। 150 लाख आउटफ्लो, 150 लाख आउटफ्लो, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी 150 लाख वापस करेगी। तो हर साल के आखिरी में 600 लाख का 1/4 150 लाख कंपनी पे रीपे करेगी। ये हुआ प्रिंसिपल रीपेमेंट। बट भाइयों, हर साल इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, उसका भी हिसाब लगा लीजिए। अब मैं ईयर 1 का इंटरेस्ट आपको लिखवा रहा हूं, का ट्रीटमेंट भी समझा दूंगा। इंटरेस्ट कैसे लगेगा? देखो, इंटरेस्ट कभी भी किस पे लगता है? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। भाइयों एक बार मेरी तरफ देखिए, आप ईयर 1 के आखिरी में 150 लाख रीपे करने वाले हो। आपने लोन कितने का लिया था? 600 लाख का। तो आप बताइए, ईयर 1 के दौरान प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? 600 लाख। तो 600 लाख पर 14% के हिसाब से 84 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट भी होगा ईयर 1 के आखिरी में। फिर ईयर 1 में आप 150 लाख प्रिंसिपल रीपे कर दोगे तो 450 लाख का प्रिंसिपल बाकी रहेगा। 450 लाख का 14%, 63 लाख ईयर 2 का इंटरेस्ट। फिर 300 लाख का 14% लगेगा, 42 लाख। और फिर 150 लाख का 14% लगेगा, 21 लाख। इस प्रकार 4 साल के इंटरेस्ट पेमेंट्स ये रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या लिख रहा हूं देखिएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस will appear in annual cash flow statement in which we calculate CFAT because interest is revenue expense। ठीक है, जैसे सैलरी वेजेस होते हैं वैसे इंटरेस्ट होता है, तो ये CFAT वाले टेबल में आएगा। जबकि प्रिंसिपल पेमेंट will not come in CFAT statement। ये नोट जरूर बनाइएगा, because it is not revenue expense। It will come in NPV स्टेटमेंट। मैं अपना आंसर दो पार्ट्स में बनाता हूं, एक CFAT निकालने के लिए चारों साल का, और फिर एक NPV स्टेटमेंट। तो ये वाला जो आइटम है ना, ये NPV स्टेटमेंट में आएगा और ये CFAT वाले स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है सर, ये हुए 5 पॉइंट्स, सारे हर पॉइंट का ट्रीटमेंट सिखाते चल रहा हूं आपको। अब ये जो लाइन लिखी थी ना, एट द एंड ऑफ 4th ईयर, यानी जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी, द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 6060 लाख, मतलब ये सब मशीन की स्क्रैप वैल्यू हुई, और आप जानते हो स्क्रैप वैल्यू इनफ्लो होता है। बट एक लाइन क्या लिखी है? द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 45 लैक्स। मतलब इस मशीन को उखाड़ने में, इसको बेचने में 45 लाख का खर्चा भी आ जाएगा। तो कस्टमर से हमको 60 लाख मिलेंगे, पर हमारा खर्चा 45 लाख लगेगा, तो काट पीट के तो 15 ही लाख हाथ में आएंगे। उसका ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं आपको, नोट कर लेंगे। 6th पॉइंट, इसको मैं सेल्वेज वैल्यू बोल देता हूं या स्क्रैप वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन will be 15 lakhs, that is 60 lakhs minus 45 lakh। Ignore tax treatment, ignore tax effect on profit or loss on sale
बताऊंगा क्यों लिखवाऊं, बताऊंगा आपको। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन वगैरह सब खुद दिया, और हमेशा से एक रूल रहा है, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा हमको बेचने का टैक्स इफेक्ट कंसिडर नहीं करना चाहिए, और सजेस्टेड में भी वैसे ही किया गया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं पढ़ने। थक मत जाना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा है। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट, सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 years आर एस्टिमेटेड अंडर। तो जो कंपनी का प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उसका क्या कैश फ्लो है। सेल्स का फिगर दिया हुआ है आपको 4 साल का, चारों साल का मटेरियल एक्सपेंस दिया हुआ है, चारों साल के वेजेस दिए हुए हैं, चारों साल के अदर एक्सपेंस दिए हुए हैं, चारों साल के फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं। आपको ये सब माइनस करना है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू लिखने का मन हो रहा है। डेप्रीसिएशन खुद बता दिया, 150 लाख, 114 लाख, 84 लाख, 63 लाख, अपने को नहीं निकालना है। दिस इज यूनिक पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यू पॉइंट आएगा, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, ये एनुअल कैश फ्लो निकालने में काम आने वाला है टेबल। इसमें कोई कमेंट अभी तक देख के बताने लायक नहीं है। भाइयों मैं आपको वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट बता चुका हूँ, कैपिटल बजटिंग में उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे वर्किंग कैपिटल जब इन्वेस्ट होता है तो जीरो पीरियड का आउटफ्लो होता है, जब लगता है तब आउटफ्लो होता है, और चाहे क्वेश्चन बोले नहीं बोले वर्किंग कैपिटल रिफंड हो जाता है लास्ट में, इफ यू रिमेंबर। सो उसी के ऊपर पॉइंट है ये। आइए मेरे साथ पढ़िएगा, जस्ट अ सेकेंड। क्या क्या लिखा है देखिए। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ये भाइयों वर्किंग कैपिटल मानिए इसको आप, स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल लगेगा 60 लाख का एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, मतलब जीरो पीरियड का आउटफ्लो रहेगा 60 लैक्स, जीरो पीरियड का। मैं सब लिखवा दूंगा। आगे देखिए क्या लिखा है। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1, जीरो पीरियड में आपने 60 लाख डाल दिया, बट ईयर 1 के आखिरी तक, ईयर 2 के आखिरी तक और ईयर 3 के आखिरी तक विल बी 165 लाख, एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 4 विल बी निल। मतलब जीरो पीरियड में 60 लैक्स डालना है, फिर बोलते हैं कि ईयर 1 की रिक्वायरमेंट रहेगी 165 लाख, ईयर 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी 165 लाख, ईयर 3 की रिक्वायरमेंट रहेगी 165 लाख। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाइयों आपने स्टॉक जीरो पीरियड में डाल दिया 65 लाख का, जीरो पीरियड में। ईयर 1 की रिक्वायरमेंट है 165 लाख, मतलब 1 ईयर के आखिरी में। इसका यह मतलब निकाला जाएगा कि 65 लाख तो हमने डाल ही दिया है, 60 लाख तो हमने डाल ही दिया है, और ईयर 1 के आखिरी में हमको 165 लाख की जरूरत है। तो इसका मतलब यह है कि 165 लाख में से जो 60 लाख हमने डाल दिया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना डालना है, 105 लाख। तो 105 लाख हम ईयर 1 के लास्ट में डालेंगे। तो जीरो पीरियड में 60 लाख डाले और ईयर 1 के लास्ट में 105 लाख डाले, तो ईयर 1 के आखिरी में 165 लाख मेंटेन हो जाएगा, और ईयर 2 की रिक्वायरमेंट भी 165 लाख ही है। तो भाइयों ईयर 1 में जो 165 लाख का स्टॉक है उसमें कुछ बढ़ोतरी करने की जरूरत ही नहीं है। ईयर 2 में भी वही मेंटेन रहेगा, ईयर 3 में भी वही मेंटेन रहेगा। प्लीज ऐसा मत करना। सबसे गलत क्या होगा कि 60 लाख जीरो पीरियड का आउटफ्लो, 165 लाख ईयर 1 का आउटफ्लो, 165 लाख ईयर 2 का आउटफ्लो, 165 लाख ईयर 3 का आउटफ्लो। दिस इज रॉन्ग। ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलता है। जीरो पीरियड में 60 लाख डालेंगे, फिर ईयर 1 की रिक्वायरमेंट अगर 165 लाख है ना, तो एक्स्ट्रा 105 लाख डालेंगे। ये 105 डालने के बाद 165 लाख हम पहुंच जाएंगे, और 165 लाख ही अगर ईयर 2 की भी रिक्वायरमेंट है तो हमको तो और कुछ नहीं करना है, मतलब वही मेंटेन रहेगा। ईयर 3 की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब कुछ नहीं करना है, और ईयर 4 में निल रहेगा। निल मतलब अब आप स्टॉक को जीरो कर सकते हो, जीरो मतलब आप ईयर 4 के आखिरी में इसको बेच के इनफ्लो कमा लोगे। तो दैट विल बी द ट्रीटमेंट। मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको फटाफट। stock treatment is like working capital requirement सीधा फाइनल इफेक्ट बता रहा हूं, कैश आउटफ्लो
60 lakhs in year 0, cash outflow 105 lakh in year 1, फिर कैश इनफ्लो 165 लाख इन ईयर 4 के लास्ट में। ये फाइनल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज रैंडम कैश फ्लो। जो भी कैश फ्लो मैं आपको सिखाता हूं ना, आप हमेशा पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये रैंडम कैश फ्लो है कि CF80 वाला कैश फ्लो है। जो प्रॉफिट लॉस निकालने में जाता है उसको CF80 वाले को बोलते हैं, और जो प्रॉफिट लॉस निकालने में नहीं जाता है उसको रैंडम कैश फ्लो बोलते हैं। जैसे मशीन को खरीदना रैंडम कैश फ्लो है, वर्किंग कैपिटल रैंडम कैश फ्लो है, रीपेमेंट होना मतलब ये स्क्रैप वैल्यू मिलना रैंडम कैश फ्लो है। इस क्वेश्चन में लोन का रीपे करना प्रिंसिपल पोर्शन रैंडम कैश फ्लो है। 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8th। आइए पढ़ते हैं। पहले बार बार बंद हो जा रहा है, डोंट माइंड। अपन पहुंचे हैं दोस्तों इस पॉइंट पर। द स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर 30 लाख रुपीज पर एनम। अब ये पॉइंट एक अखरने वाला है। जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसको स्टोर करने के लिए एक प्रेमाइसेस की जरूरत पड़ेगी, और उस प्रेमाइसेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि बाहर को अगर किराए पे दिए होते तो 30 लाख पर एनम मिलता, बट अब यहां पे यूज होगा। अब ये देखिए दो एंगल है। 30 लाख अपने को जेब से नहीं भरना है, बट कैपिटल बजटिंग का रूल है कि अगर एक डिसीजन लेने से आपकी कमाई रुक रही है, आपकी कैश कमाई रुक रही है, तो आप उसको आउटफ्लो मानेंगे। जैसे आप याद कीजिए, सेविंग इन कॉस्ट को इनफ्लो मानते हैं। कोई खर्चा हमारा कम हो जाता है तो उसको इनफ्लो मानते हैं, क्लास में बताया हूं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई खर्चा कम ना होके कमाई कम हो जाए, कोई इनफ्लो कम हो जाए, तो उसको एक्सपेंस मानेंगे। तो आप इसको एज गुड एज ये मानिए कि अगर हम लोग, एकदम बढ़िया लाइन बोलने वाला हूं, हाँ, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज मैं सच नहीं बोल रहा हूं, मैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सच बोल रहा हूं। अगर प्रेमाइसेस यूज करके हम लोग अपनी 30 लाख की रेंट की कमाई को रोक रहे हैं ना, तो इट इज एज गुड एज कि हम 30 लाख का रेंट चुका रहे हैं। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 30 लाख का रेंट चुकाना या अपना 30 लाख का रेंट का कमाई को फोरगो करना एक ही बात होती है कैपिटल बजटिंग में। सो ये बात मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस मानना। और रेंट रेवेन्यू एक्सपेंस है, मतलब ये CF80 में जाएगा। नोट करेंगे, रेंट इनकम ऑफ 30 लाख पर एनम foregone is like rent expense, is treated like rent expense of 30 lakh per annum। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इट विल कम इन CF80 स्टेटमेंट, जैसे इंटरेस्ट आया था, बिकॉज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब 9th पॉइंट और देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बाकी है मेरे ख्याल से। ये पॉइंट एक्स पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेबर कॉस्ट, जो ऊपर लिखा है लेबर कॉस्ट, दैट इंक्लूड्स वेजेस ऑफ 40 पर्सन्स हु ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट ऑफ 45 लाख इन ईयर 1 एंड 30 लाख इन ईयर 2। देखो, जो ऊपर लेबर कॉस्ट लिखा हुआ है ना, 225 लाख और 225 लाख, 255 लाख और 300 लाख, उसके ऊपर एक कमेंट है, लेबर कॉस्ट जो ऊपर 225 लाख लिखा है, दैट इंक्लूड्स wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce idle time payment of 45 lakh in year 1 and 30 lakh in year 2। भाइयों, इसका आसान भाषा में मतलब ये है
कि इस 225 लाख रुपए में 45 लाख रुपीस के वेजेस ऐसे हैं जो हम उन मजदूरों को देंगे जो वैसे भी खाली बैठ के भी पैसा ले रहे थे। समझे आप? इस 225 लाख के वेज पेमेंट में 45 लाख ऐसा वेज पेमेंट शामिल है जो उन मजदूरों को दिया जाएगा जो वैसे भी खाली बैठ के भी 45 लाख लेते। इन अदर वर्ड्स, इस 225 लाख में से 45 लाख का वेज पेमेंट इस प्रोसेस को स्पेशली डेडिकेटेड नहीं है। ये प्रोसेस अगर नहीं भी होता तो भी वो 45 लाख लगता। ऐसे कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ कैपिटल बजटिंग। इस प्रोजेक्ट में जो स्पेसिफिक कॉस्ट लगेगा ना, उसको कंसिडर करना चाहिए। तो 225 लाख में से 45 लाख तो वैसे भी लगता, इसीलिए बाकी का जो 180 लाख है वो इस प्रोजेक्ट के कारण लग रहा है, तो हमको उसको ही लेबर कॉस्ट मानना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईयर 1 में 45 लाख ऐसा शामिल है और ईयर 2 में 30 लाख। ईयर 2 का खर्चा 225 लाख है, तो इसमें 30 लाख तो वैसे भी लगता। इसका मतलब जो बाकी 195 लाख लग रहा है वो इस प्रोजेक्ट के कारण स्पेसिफिकली लग रहा है। और भाइयों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम हर कैलकुलेशन के लिए सिर्फ उसी को वेज पेमेंट मानेंगे जो इस प्रोजेक्ट के खातिर लग रहा है। जो वैसे भी लगता ना, उसको इग्नोर किया जाएगा। मैं लिख के बता देता हूं ये बात। फिर एक पॉइंट और बताना पड़ेगा मेरे को आपको, ये सब नए पॉइंट है आपके लिए। आइडल टाइम वेज पेमेंट will be excluded from labor cost and balance labor cost will be relevant and considered। ट्रीटमेंट बता दिया हाँ मैं आपको, बाकी करते हुए और भी बताऊंगा। और 10th कंसेप्ट, डोंट गेट इरिटेटेड, 1 मिनट में खुल जाता है। 10th कंसेप्ट, आखिरी पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड, ये जो ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है ना, 165 लाख, 180 लाख, 330 लाख, 435 लाख, दैट इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें जनरल फैक्ट्री ओवरहेड शामिल है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 90 लाख पेबल ऑन दिस वेंचर। अब मेरे को इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट बताना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड में हर फिगर में, हर ये 165 लाख में, 180 लाख में, 330 लाख में, 435 लाख में सिर्फ 90 लाख इंश्योरेंस का शामिल है। हर साल इंश्योरेंस का 90 लाख रुपीस शामिल है। बाकी जो 90 को छोड़ के फिगर है, जैसे 165 में 90 हटा देंगे तो 75, 180 में 90 हटा देंगे तो बाकी 90, इंश्योरेंस को छोड़ दिया जाए 90 लाख को, तो जो बाकी पेमेंट है वो सब एपोर्शनमेंट है। मतलब सिर्फ पूरी फैक्ट्री के जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा हमारे ऊपर आया है। अब इसका भी एक रूल, जो खर्चा एपोर्शन होके हमारे हिस्से में आता है उसको कैपिटल बजटिंग में कंसिडर नहीं किया जाता। लॉजिक, क्योंकि वो खर्चा इस प्रोजेक्ट को नहीं भी चालू करते तो भी लगता। तो जो इस प्रोजेक्ट को एट्रीब्यूटेबल होगा, इस वेंचर को जो खर्चा एट्रीब्यूटेबल होगा, सिर्फ उसको ही कैलकुलेशन में लिया जाता है, एपोर्शन खर्चों को नहीं लिया जाता। बस। फिर आगे लिखा है टैक्स रेट 30% और फिर 14% का पीवीएफ। बस अब क्वेश्चन अपन नहीं देखेंगे, कंसेप्ट लिखा रहा हूं। एपोर्शनड ओवरहेड is not relevant, so factory expense of only 90 lakh per annum is relevant। टैक्स रेट 30% है और पीवीएफ 14% का। चलिए अब आंसर बनाना शुरू करता हूं सर। फाइनली आप अपना क्वेश्चन अपने सामने रखिए, आरटीपी देख के। मैं अपने मोबाइल से देख के यहाँ पे क्वेश्चन आरटीपी देख के बना रहा हूँ, बार बार वहां नहीं जाऊंगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। अब मैं इसका एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिख रहा हूँ।
सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगी बनाने में। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। सेल्स से शुरू करते हैं। सेल्स 966, 966, 1254 और 1254 माइनस करेंगे मटेरियल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है मटेरियल में। 90, 120, 255, 255 माइनस करेंगे वेजेस रेड पेन से, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल बात बतानी है। तो वेजेस ईयर 1 का 225 माइनस नहीं करेंगे, 225 में से जो सेविंग है वो 45 की उसको हटा देंगे। तो 225 माइनस 45 दैट विल बी इक्वल टू 180 को माइनस करेंगे। ईयर 2 में 225 माइनस आइडल टाइम वाला 30 को हटा के 195 बचेगा, उसको माइनस करें। राइट सर। इसके बाद ईयर 3 में 255 और ईयर 4 में 300 ही माइनस करेंगे। ये हो गया वेजेस। अब अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में कोई स्पेशल चीज तो नहीं लिखी थी? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ स्पेशल पॉइंट है बिल्कुल, का ध्यान रख लेंगे। अदर एक्सपेंस में कुछ नहीं लिखा है। तो 120 लैक्स, 135 लैक्स, 162 लैक्स और 210 लैक्स, ये अदर एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जब माइनस करेंगे, फिर से रेड पेन का यूज करूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड में हमको सिर्फ इंश्योरेंस के खर्चे 90 लैक्स को लेना है, बाकी को हटाना है। अभी अभी नोट्स में लिखवा चुका हूं रीजन। ओके। इसके अलावा कुछ नए आइटम, नए खर्चे जो इस टेबल में नहीं दिए और हमको लेना चाहिए, वो मैं आपको ऊपर लिखवाया हूं। देखिए, ये देखिए मैं लिखवाया हूं। सबसे पहले, कंपनी विल सेव 150 लाख पर एनम, दिस विल बी ट्रीटेड एज एनुअल इनफ्लो जस्ट लाइक सेल्स। तो अपने को सेल्स के साथ ही दिस इज टैक्सेबल ऑल्सो, तो इसको इनकम मानेंगे अपन, है ना। तो इसको प्लस करना है। एक और खर्चा आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैंने एक कंपेंसेशन की बात लिखी है, बट इसको मैंने रैंडम कैश फ्लो बोला हूं, तो इसको नहीं लूंगा। फिर ये फिफ्थ पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट का खर्चा, ये अपने CF80 वाले में आने वाला था, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये दो नई चीजें आप लोग ध्यान दीजिए जो मैं लूंगा। ये मतलब स्पेशल पॉइंट नंबर 1, एक सेविंग होगी 150 लाख की, वो एक इंटरेस्ट पेमेंट होगा, दूसरा वो दो। और सर आपको सिखाया था एक और पॉइंट, जो रेंट अपन 30 लाख रुपए का हर साल फोरगो करेंगे, इसको भी CF80 में लेना है। तो ये 3 नए आइटम है जो आएंगे, 3 नए आइटम, 3 न्यू आइटम। तीनों को नाम लिख देता हूं। सेविंग ऑफ एनुअल पेमेंट, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक रेंट फोरगोन। देखिए, जो आउटफ्लो होता है उसको माइनस में लिखना चाहिए, और जो इनफ्लो होता है उसको प्लस में लिखना चाहिए। तो अपने को हर साल कितना सेव होने वाला है? हर साल अपने को 150 लाख सेव होने वाला है। पेन का कलर नॉर्मल कर देता हूँ, डिस्टर्ब करेगा नहीं तो आपको। 150 लाख, 150 लाख। और इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे
84, 63, 42 और 21। और रेंट फोरगोन कितना किए थे हर साल का? 30 लाख। तो 30 लाख एक और आउटफ्लो। और ये सब करने के बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आएगा सिस्टम में। इनफैक्ट दोस्तों मैं बोलूँगा डेप्रिशिएशन भी माइनस कर दीजिए इसमें। डेप्रिशिएशन का फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 लैक्स, 114 लैक्स, 84 लैक्स और 63 लैक्स। अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स लगाना, पैट आएगा, पैट में डेप्रिशिएशन ऐड बैक कर लेना। थोड़ा फटाफट करते हैं, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, चलो आप मेरे साथ ही कर लो। 966 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 120 माइनस 90 प्लस 150 माइनस 84 माइनस 30 माइनस 150 372। दूसरे पे 966 माइनस 120 माइनस 195 माइनस 135 माइनस 90 प्लस 150 माइनस 63 माइनस 30 माइनस 114 369 1254 माइनस 255 माइनस 255 माइनस 162 माइनस 90 प्लस 150 माइनस 42 माइनस 30 माइनस 84 486। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो माफ़ी करना। 1254 आप भी करेंगे, माइनस 255 माइनस 300 माइनस 210 माइनस 90 प्लस 150 माइनस 21 माइनस 30 माइनस 63 435। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एट द रेट 30% माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा वो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, प्लीज़ टैक्स आप निकाल लीजिएगा। तो 372 माइनस 30%, 260.4, 369 माइनस 30%, 258.3, 486 माइनस 30%, 340.2, 435 माइनस 30%, 304.5। अब डेप्रीशिएशन एड बैक कर दीजिए। 150, 114, 84 और 63 सब ऐड कर देंगे जब, तो CF80 आ जाएगा आपका। $367.5 लास्ट ईयर का, 410.4, 372.3, 796.5। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। PVF क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही वाला लेंगे। 877 769 674 और 592। सबका सम बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको। 410.4 इंटू 0.877, 359.92, 372.3 इंटू 0.769, 286.29, 796.5। फिर से मिस्टेक हो गई है, अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे देख लिया, बहुत मिस्टेक हो गई है मुझसे। ये 796.5 नहीं आएगा, साफ दिख गया मेरे को। ये कुछ और आएगा। 340.2 प्लस 84
ये तो 424.2 आएगा। अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो मेरा तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। इंटू 0.674 इज इक्वल टू 285.91 और फिर 367.5 इंटू 0.592 217.56। भाइयों इन सब का सम एक बार करके देख लेते हैं। शायद 1149.69 आएगा, पर फिर से कर लेता हूं मैं। वही आया जो मैंने बोला, सम आ रहा है इसका 1149.68 या 69 दोनों चलेगा। चलिए अब आता है स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी। इसका कॉलम रहेंगे पर्टिकुलर्स, फिर कैश फ्लो, फिर पीवीएफ और फिर डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और जो इसका सम होगा वही हमारा एनपीवी होगा। बेस्ट प्रोफॉर्मास के बनवा रहा हूं आपको, सबसे सिंप्लीफाइड। सबसे पहला जो जो डिसाइड किए थे ऊपर से देखते, टॉप में आ जाइए। कंपनी विल पे 90 लाख कंपेंसेशन, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़िए सर। कंपनी विल पे 90 लाख कंपेंसेशन, इट इज रैंडम कैश फ्लो लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हर कैश फ्लो को यहां पे आपको कंसिडर करना है। तो कंपेंसेशन 90 लाख का आउटफ्लो, जीरो पीरियड में है तो पीवीएफ 1 रहेगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी। फिर और क्या क्या चीजें रैंडम कैश फ्लो है जो जीरो पीरियड में होने वाली, याद करो। वर्किंग कैपिटल, दैट इज रॉ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट, जीरो पीरियड में लगेगा 60 लैक्स, पीवीएफ 1 60 लाख आउट। ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल का, रॉ मटेरियल का ईयर 1 में इन्वेस्टमेंट होगा कितना, 105 लाख। ये ईयर 1 में लगने वाला है तो उसका पीवीएफ ले लेंगे 0.877, 92.085, क्योंकि ये आउटफ्लो है तो नेगेटिव में। ठीक। और कौन से रैंडम कैश फ्लो है, हर साल प्रिंसिपल रीपे करना है, प्रिंसिपल पेमेंट 150 लाख 4 बार। पीवीएफ क्वेश्चन से ले लीजिए। कैलकुलेशन कर लीजिए, एक बार सबको प्लस कर दीजिए। पीवीएफ को एन्यूटी कंसेप्ट से बनाते हैं इसको। टू 2.912 इंटू 150 लाख, 436.8 लैक्स, या आउटफ्लो ये भी। और कौन सा रैंडम कैश फ्लो है ऊपर लिखवाया होगा। सेल्वेज वैल्यू मिलेगी अपने को 15 लाख रुपए, ये एनपीवी स्टेटमेंट में आएगी। प्रिंसिपल रीपेमेंट एनपीवी स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, एनपीवी स्टेटमेंट में आने वाला है। हाँ, ये इनफ्लो रहेगा। ये स्क्रैप वैल्यू 15 लाख मिलेगा काट के, ये इनफ्लो रहेगा। फोर्थ ईयर में मिलेगा तो पीवीएफ 0.592, 15 लाख इंटू 0.592, 8.88 लाख। और कोई चीज़ छूट गई क्या रैंडम वाली। स्टॉक हो गया। अच्छा, वो कैसे भूल सकता हूँ, ये जो स्टॉक है ये अपने को इनफ्लो भी तो मिलेगा आखिरी में, पूरा 165 लाख ओके, वो भी लेना है, मैं ले लूँगा। रेंट ले लिए, आइडल टाइम हो गया बस। सो वर्किंग कैपिटल रिफंड
165 लाख इनफ्लो होगा 0.592, 97.68। और भूल मत जाना जो आपका हर साल का कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल के रखे हो, ये यहाँ पे काम आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सीधा ये सब छोड़ दीजिए, सीधा प्रेजेंट वैल्यू लिखिए 1149.68। दिस इज इट। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। फाइनल आंसर आ रहा है 577.35 लैक्स। ये एनपीवी है। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल। कोई भी डाउट रहेगा प्लीज ये पूछ सकते हैं आप।